हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका कंसिडरेशन। तो जो भी आप एमपी मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो या बिहार जुडिशरी मेंस देने वाले हो, उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी मेंस में भी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन व्हेन कैन नॉट बी contract without consideration is generally void, but what are the conditions in which consideration cannot be even cannot have consideration, still the contract would be valid। ये चीज़ जो आपका सेक्शन 25 में दिया हुआ है। तो चलिए आज कंसिडरेशन को अच्छे से समझते हैं और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन जो है वो आपको सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है क्यूरी वर्सेस मिसा। क्यूरी वर्सेस मिसा। क्यूरी वर्सेस मिसा के केस में ये बताया गया कि जो कंसिडरेशन होता है ये बेसिकली एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को करता है, और दूसरा पार्टी जो है कुछ कंसिडरेशन, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक टू एंड फ्रो होता है। ठीक है, एक रिकम्पेंस होता है। ठीक है, तो उसके बारे में क्यूरी एंड मिसा ने बोला। क्यूरी एंड मिसा के केस में जो कोर्ट है वो हेल्ड करता है कि एक पार्टी को कुछ बेनिफिट, कुछ उससे फ़ायदा होता है कॉन्ट्रैक्ट से, एक पार्टी के लिए कुछ वो डेट्रीमेंट का काम कर सकता है। तो देर इज़ ऑलवेज अ रिलेशनशिप ऑफ कंसिडरेशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन एज अ जनरल रूल वॉइड कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आप सेक्शन 2D में भी देखेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है। अब देखिए उसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है। कंसिडरेशन हैज़ टू बी मेड एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। तो प्रोमिसर का भी आप डेफिनेशन देखेंगे, सेक्शन 2 में ही आपको डिफाइन किया गया है कि प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो जो लोग भी ऑफ़र देते हैं उनको ऑफरर कहा जाता है या फिर प्रोमिसर कहा जाता है। जब वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और जिस पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोमिसी। ठीक है, तो डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर ही जो है कंसिडरेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड आपका दुर्गा दास वर्सेस बलदेव का केस है। इस केस को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेंटिव जो है उसको कलेक्टर ने कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स के लिए बोला होता है कि आप कंस्ट्रक्ट करा दो कुछ शॉप्स। प्लेंटिव जो है कंस्ट्रक्शन कराता है शॉप्स का। अब क्या होता है, प्लेंटिव जब कंस्ट्रक्शन करवा लेता है तो वहाँ पे जो डिफेंडेंट्स होते हैं वो शॉप को जो है शॉप को चलाने के लिए उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसमें पर्टिकुलरली उनके साथ जो वो रिलेशन होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का, ये होता है कि वो शॉप चलाएंगे और शॉप चलाने के एवज में, क्योंकि प्लेंटिफ ने दुकान को बनवाया है, उनको कुछ कमीशन दिया जाएगा, ऐसा डिफेंडेंट ने उनको प्रॉमिस किया होता है। लेकिन बाद में वो डिफेंडेंट्स जो है वो प्रॉमिस नहीं निभाते हैं और उनका जो कमीशन है प्लेंटिफ का वो उनको नहीं मिलता है। अब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये बात कहती है कि क्योंकि प्लेंटिव जो है, प्लेंटिव को कहा गया था कलेक्टर द्वारा कि आप शॉप का कंस्ट्रक्शन करवाओ, यहाँ पे डिफेंडेंट्स ने उनको ये नहीं कहा था कि आप शॉप का कंस्ट्रक्शन कराओ। तो ऐसी स्थिति में जब कंसिडरेशन फ्लो नहीं कर रहा है डिफेंडेंट से, रादर कंसिडरेशन फ्लो कर रहा है फ्रॉम कलेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा, और इसीलिए डिफेंडेंट्स जो है, डिफेंडेंट्स को कमीशन देने के लिए लायबल नहीं किया गया। कोर्ट ने उनको, डिफेंडेंट्स को कमीशन देने के लिए लायबल नहीं ठहराया। दूसरा इंग्रेडिएंट इसका होता है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जो कंसिडरेशन होता है, एक तो कि डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए, और किसके थ्रू फ्लो करना चाहिए, या तो प्रोमिसी देगी या तो उसके एवज में एनी अदर थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर के बारे में भी बात की गई है। देखिए यहाँ पे इंडियन लॉ में प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसको भी वैलिड कंसिडरेशन माना गया है कि प्रोमिसी भी कंसिडरेशन दे सकता है या कोई और पर्सन उसके सहायता के लिए आ सकता है और वो भी कंसिडरेशन अमाउंट दे सकता है। ये चीज़ आपके इंग्लिश लॉ में नहीं है। इंग्लिश लॉ में क्या है
कि वहाँ पे सिर्फ प्रॉमिसी ही दे सकता है कंसिडरेशन, एनी अदर पर्सन नहीं है वहाँ पे उस लॉ में, ठीक है। ये बात है आपका प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप दो पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सिर्फ दो लोगों के बीच ही ये जो है कंसिडरेशन फ्लो करना चाहिए, या फिर दो लोगों के बीच ही वो चीज़ जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। प्रिविटी का ये मतलब होता है। लेकिन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडियन लॉ में अलाउड है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के डेफिनेशन में ही आपने देखा कि प्रॉमिसी दे सकता है कंसिडरेशन, या उसके अलावा एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। इससे रिलेटेड आपका चिन्नया वर्सेस रमैया का केस है। चिन्नया वर्सेस रमैया के केस में क्या होता है कि एक ओल्ड लेडी होती है जो कि अपने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते समय अपने जो है बेटी को बोलती है कि दूसरी बेटी को उसको मेंटेनेंस अमाउंट, एक एनुअल अमाउंट देना पड़ेगा। उस टाइम पे उसकी बेटी अग्री करती है, और बाद में जो प्लेंटिफ है वो जो डिफेंडेंट है उसकी जो दूसरी बहन है उसको ये प्रॉमिस भी करती है कि वो जो है मेंटेनेंस का अमाउंट उसको देते रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है और प्लेंटिफ फॉल्ट करती है। तो वैसे केस में क्या होता है, डिफेंडेंट केस फाइल करती है, ठीक है। केस फाइल करने के बाद क्या होता है कि वो केस में ये बोलती है कि यहाँ पे क्या हुआ कि ऑल्दो केस फाइल करने के बाद जो है प्लेंटिफ का मतलब जो उसकी बहन जिसने मेंटेनेंस अमाउंट नहीं दिया है उसका ये कहना है क्योंकि वो लायबल ही नहीं है अपनी बहन को एन्युटी अमाउंट या मेंटेनेंस अमाउंट देने के लिए, क्योंकि कंसिडरेशन उसके थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है, ये उसकी मदर और उसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। तो प्रिविटी हो गया, और ये पर्सन जो है जो उसकी सिस्टर है वो लायबल नहीं है उसको सू करने के लिए। कोर्ट ये कहती है कि मदर के थ्रू जो कंसिडरेशन फ्लो कर रहा है वो यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए थर्ड पर्सन के थ्रू भी कंसिडरेशन फॉलो कर सकता है। यानी कि इस केस में जो उसकी सिस्टर है उसको लायबल है कि वो उसको मेंटेनेंस अमाउंट या एन्युटी अमाउंट मिले। देखिए, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन फ्लो कर सकता है थर्ड पर्सन के लिए भी, ठीक है, थर्ड पर्सन के थ्रू भी कंसिडरेशन फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट का बात है तो स्ट्रेंजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में सू नहीं कर सकता है। अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मान लीजिए कि ए पार्टी है, ए ने बी को अपना प्रॉपर्टी जो है सेल किया है, ठीक है। बी को ऐसा बोला है कि जो है इस प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, तो एक्स प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी है, तो जो भी लोन अमाउंट है ये मैं प्रॉपर्टी एक्स तो तुमको बेच रहा हूँ, लेकिन जो भी लोन अमाउंट इसका बचा हुआ लोन अमाउंट है ये तुम सी को दे देना, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें कि सी जो है वो बी जो है वो उसको लोन अमाउंट पे नहीं करता है। वैसे स्थिति में सी जो है वो बी पे केस कर देता है। तो यहाँ पे बी के पास बहुत ही वैलिड ग्राउंड ये है कि ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट के बीच में सी नहीं था, यानी कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को देखते हुए इस केस में सी जो है बी के ऊपर केस नहीं कर सकता है। ये आपका एक लैंडमार्क केस है जो आपका ये दिया हुआ है जमुना दास वर्सेस राम अवतार, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। लेकिन चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में क्या होता है, कंसिडरेशन फ्लो करता है फ्रॉम द ओल्ड लेडी टू द डिफेंडेंट हु वाज द सिस्टर ऑफ इन दिस केस, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ डिफरेंट है। इंग्लिश लॉ ये कहता है कि प्रॉमिसी के थ्रू ही कंसिडरेशन फ्लो करना चाहिए, वो ये कॉन्सेप्ट को, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। लेकिन इंडियन लॉ में क्या होता है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन जो है ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें ये एक नया चीज़ ये है कि हमारे जो है डेफिनेशन में ही यही कहा गया है कि प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन से वो फ्लो करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इंडियन और इंग्लिश लॉ दोनों ही दो साइड लेता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में। जहाँ तक बात आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कई हद तक इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ एक ही एस्पेक्ट को बात करता है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक स्ट्रेंजर जो है वो पार्टी को सू नहीं कर सकता है। उसका आपका लीडिंग केस है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। इस केस में भी यही बात की गई थी कि स्ट्रेंजर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट की, अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे सी जो है वो
बी को सू नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात थी आपकी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो ट्विटिल वर्सेस एक्सटेंसन जो कि इंग्लिश लॉ है वो भी इस बात को ये करता है, और जमुना दास वर्सेस राम अवतार जो कि इंडियन लॉ है, तो इंडियन रिस्पेक्ट में भी देखेंगे कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 3 एक्सेप्शन भी है इंडियन लॉ में। अब वो एक्सेप्शन क्या है कि ट्रस्ट से रिलेशन में, अगर मान लीजिए ट्रस्ट से रिलेशन में अगर बेनिफिशियरी जो है, जो बेनिफिशियरी जिसके लिए ट्रस्ट का जो होल कॉन्सेप्ट है वो बना है, जिसमें कि ए प्रॉपर्टी जो है और ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मान लेते हैं कि एक्स है, वो ट्रस्ट में देता है उस प्रॉपर्टी को और एक ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। मान लीजिए कि ट्रस्टी जो है वो ये यहाँ पे बी है, तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो है ए, ट्रस्ट प्रॉपर्टी ए जो है वो बी को हैंड ओवर किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ सी हु इज द बेनिफिशियरी। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कि इसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को रखना है। तो इस केस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो किया जाएगा तो बहुत ही इनजस्टिस हो जाएगा सी के साथ, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट का सी ही है। तो वैसे कंडीशन में सी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो बी को भी सू कर सकता है, क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना था। तो ये है इसका फर्स्ट एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन। मान लीजिए कि प्राइमा फेसी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो स्ट्रेंजर है, लेकिन स्ट्रेंजर के सामने भी अगर कोई एक्नॉलेजमेंट दिया गया है या कोई एडमिशन दिया गया है, तो वैसे स्थिति में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। और उस स्थिति में स्ट्रेंजर होने के बावजूद वो उस पर्सन को बाय वे ऑफ स्टॉपल, क्योंकि उसने रिप्रेजेंट किया है, उसने एडमिट किया है कि पर्टिकुलर बेनिफिट जो है वो उसको देगा कल के डेट में, तो वैसे स्थिति में लॉ ऑफ स्टॉपल वर्क करता है और इसीलिए वो एक तरह का एक्सेप्शन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरा एक्सेप्शन है मैरिज एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस का अमाउंट या मैरिज एक्सपेंस से रिलेटेड अगर फैमिली अरेंजमेंट कोई किया गया है, तो वैसे स्थिति में जिसके फेवर में वो मैरिज एक्सपेंसेस के बारे में बात की गई है या जिसके मेंटेनेंस के बारे में बात की गई है, तो वो पर्सन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्दो वो स्ट्रेंजर है लेकिन फिर भी सू कर सकता है। तो ये 3 एक्सेप्शन थे आपके प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। अब देखिए कंसिडरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है वो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जुडिशरी में जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो किस केस में क्यूरी वर्सेस मीसा में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है, उसके बाद कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट हो या ना हो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंसिडरेशन होना चाहिए। अब कंसिडरेशन कितना एडिक्वेट है कितना नहीं है, इस बात पे कोर्ट का कोई भी रोल नहीं है। कोर्ट इस बात को नहीं देखेगी कि कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है। कंसिडरेशन एडिक्वेट अगर नहीं होगा तो वैसे केस में एक प्रिजम्पशन बनता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहीं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से बना है या फ्री कंसेंट से नहीं बना है। इसके अलावा कोर्ट इस बात के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करेगी कि कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट है या नहीं है। इस बात से कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इट शुड हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि एक फादर है, ठीक है, ये एक केस लॉ में ही है। एक फादर है, उसने जो है अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन कर दिया है, पार्टीशन हो गई है प्रॉपर्टी की। एक सन जो है वो बोलता रहता है कि मुझे प्रॉपर्टी के पार्टीशन में कम शेयर मिला है। वो बार बार अपने फादर को इस बारे में कंप्लेन करता है। वैसे स्थिति में तंग आके एक दिन फादर क्या बोलते हैं कि ठीक है, तुमको पार्टीशन का जो है शेयर कम मिला है, इसलिए तुम लाइबिलिटीज़ में जो भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी डेट्स है फैमिली के ऊपर, उसमें तुम्हारा शेयर को माफ़ कर दिया जाए। फादर ने ये प्रॉमिस किया अपने सन को, सन के कंप्लेन से बचने के लिए। अब क्या होता है कि फादर की डेथ हो जाती है, तो फिर बात जब होती है एग्जीक्यूशन ऑफ द डेट की, तो ये सन बोलता है कि क्योंकि फादर ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो डेट देने के लायबल नहीं है, तो वैसे केस में उसको डेट फ्री किया जाए। तो कोर्ट ये बात कहती है कि इस तरह की कंसिडरेशन का कोई वैल्यू आइज में कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, क्योंकि ये म्योर इल्यूजरी नेचर का है और इसका कोई फॉर्म नहीं है। दिस प्रॉमिस डज नॉट हैव वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ।
ठीक है। तो कंसिडरेशन जो है वो लॉ के नज़र में कुछ अमाउंट होना चाहिए। अब वो कितना अमाउंट होना चाहिए, दैट इज नॉट द कंसिडरेशन, बट इट हैज़ सम काइंड ऑफ वैल्यू। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉरबियरेंस टू सू, कि अगर मान लीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अग्रीमेंट ये होता है कि वाइफ ने ये बोला होता है कि अगर इतना पर्सन जो है इतना अमाउंट, अगर मेंटेनेंस अमाउंट उसको मिलता रहेगा तो वो जो है वो केस नहीं करेगी कोर्ट में। तो वैसे स्थिति में ये जो कंसिडरेशन फॉलो हो रहा है कि हस्बैंड उसको मेंटेनेंस अमाउंट दे और वो कोर्ट में केस ना करे, इसको कहते हैं फॉरबियरेंस टू सू, और ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन है। इसका लॉजिक ये है कि कोर्ट हमेशा ये चाहती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन से, कॉम्प्रोमाइज से सिचुएशन को है वो हील कर लेना चाहिए। कोर्ट को भी जिम्मेदारी कम होगी और ऐसे स्थिति में जो भी कड़वाहट पैदा होती है कोर्ट आने जाने की स्थिति में, तो वो भी चीज़ खत्म होगा। इसके चलते फॉरबियरेंस टू सू को भी एक वैलिड कंसिडरेशन माना गया है। अब सेक्शन 25 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 25, उससे पहले कंसिडरेशन जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन होता है। पास्ट भी हो सकता है, कोई पास्ट कंसिडरेशन, यहाँ पे ये जो है पास्ट कंसिडरेशन, इसको आप पास्ट वॉलेंटरी कंसिडरेशन के बारे में ना सोचें। यहाँ पे पास्ट कंसिडरेशन कहने का ये मतलब है कि ए ने बी को प्रॉमिस किया, ए ने बी को कुछ करने को कहा। जैसे कि ए ने बी को बोला कि मेरा लॉस्ट कुत्ता को, जो भी कुत्ता जो है वो खो गया है, तो उसको ढूंढने में मेरी मदद करो, ठीक है। बी ने वो कुत्ते को खोज दिया, ठीक है। वो कुत्ता उसके पास लेके आता है और उसके बाद वो जो ए है खुश होके ये बात कहता है कि क्योंकि तुमने मेरे कुत्ते को खोज दिया है तो मैं तुमको 25,000 रुपीज़ या 2,500 रुपीज़ एज अ रिवॉर्ड दे देता हूँ। तो ये हो गया आपका पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पे सर्विस जो था, जो सर्विस रेंडर की गई थी वो वॉलेंटरी नहीं थी, ठीक है, जो कि आप सेक्शन 25 में देखेंगे कि पास्ट सर्विसेज वॉलेंटरीली रेंडर्ड। तो वो कंसिडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 2D में, जब पास्ट कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ वॉलेंटरीनेस नहीं है। यहाँ पे क्या है, ए ने बी को ऑलरेडी बोला है कि उसका कुत्ता खो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस जो है वो ए की नज़र में ऑलरेडी है कि बी ऐसा काम को उसने डायरेक्ट किया है करने के लिए। इसको हम पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं और ये वैलिड कंसिडरेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज D। अब प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन वैसा कंसिडरेशन जो एग्जीक्यूटेड है एट प्रेजेंट, टू एंड फ्रो हो गया है उस कॉन्ट्रैक्ट का। फ्यूचर कंसिडरेशन कि मान लीजिए कि कोई अग्रीमेंट हो रहा है कि तुम पर्टिकुलर जो है वो सेल करो वो गुड्स को, और वो गुड्स का पैसा जो है फ्यूचर डेट में देने की बात कही गई है, तो इसको हम फ्यूचर कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। तो ये तीनों ही वैलिड कंसिडरेशन होगा। अब देखिए ये सारा कंसिडरेशन जो है वो कोई ना कोई एक्ट के ऊपर, कोई ना कोई अब्सटिनेंस के ऊपर या कोई ना कोई प्रॉमिस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। प्रॉमिस भी एक तरह का कंसिडरेशन होता है। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक केस है आपका केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। उस केस में क्या होता है कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाती है। अब टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाती है तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो कुछ कुछ अमाउंट बोलते हैं और एक पर्सन है जिसने बोला कि वो 100 रुपीज़ टेम्पल कंस्ट्रक्शन में दे देगा। अब बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शंस एंड सब्सक्राइब्ड अमाउंट जो पर्सन है वो कंस्ट्रक्शन चालू कर देता है और कॉन्ट्रैक्टर्स को इस मंदिर को बनाने में काम शुरू हो जाता है। बाद में ये पर्टिकुलर सब्सक्राइबर जो है वो 100 रुपीज़ देने से मना कर देता है। तो अब बात आई कि क्या वो पर्सन जिसने सब्सक्राइब किया था उस अमाउंट को, क्या वो लायबल होगा और उसको 100 रुपीज़ देने की आवश्यकता होगी। तो कोर्ट ये कहती है कि यहाँ पे प्रॉमिस एक वैलिड कंसिडरेशन प्ले कर रहा है और इस कंडीशन में जबकि सब्सक्राइब्ड अमाउंट के बेसिस पे ही उसने कॉन्ट्रैक्टर, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया और मंदिर बनाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी, तो वैसे स्थिति में सब्सक्राइबर्स अब पीछे नहीं हट सकते हैं, उनका प्रॉमिस भी अब वैलिड कंसिडरेशन में गिनती आने लगेगा उस चीज़ का। तो ये था आपका सेक्शन 2 क्लॉज D का सारा पॉइंट्स। अब देखिए कंसिडरेशन तो आप समझ गए कि कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंसिडरेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले करता है कि विदाउट कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। लेकिन सेक्शन 25 में इसके 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं। अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन में सबसे पहले आता है कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसमें कंसिडरेशन अगर नहीं है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है।
दूसरा उसका एक्सेप्शन है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड के लिए किया गया है, मतलब पास्ट वॉलेंटरी सर्विस किया गया है और उसके एवज में कोई जो है अमाउंट को अग्री किया गया है, तो वो भी एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है। और एक होता है टाइम बार्ड डेट। अगर कोई लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर जा चुका है और तब भी उस डेट को रिकग्नाइज कर लिया होता है, तो उसको भी हम वैलिड कंसिडरेशन मानते हैं। क्यों, बल्कि इस केस में भी कंसिडरेशन जो है वो फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उसको हम वैलिड कंसिडरेशन का दर्जा देते हैं। तो ये बात था आपका सेक्शन 25 में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कंसिडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।